तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानी यकीन मानिएगा बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि इस कहानी में जो आप सुनेंगे उसे सुनकर आपके मन में जो सवाल उठेगा उसका जवाब आप खुद भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इस कहानी में जिसके पास जवाब था वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही हैरानी की बात तो यह है कि जब तक वो इन चीजों से लड़ता रहा तब तक उसने एक शब्द नहीं कहा। आखिर ऐसा क्या घटा था उसके साथ, वो तो हम इसी कहानी में जानेंगे। पर फिलहाल अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और अगर पहली बार ही आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑल पे कर ले। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी के जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों काली शक्तियां जितना खतरनाक सुनने में लगती है ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक सच में होती है। हमारी आज की भी ये कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आज की ये घटना घटी है आर्यन के साथ, जब एक बार उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और जिसका अंजाम इतना खतरनाक साबित हुआ आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये कहानी है 3 दोस्तों की, विपुल, आर्यन और ईशान। ऐसे ही एक बार की बात है, विपुल, आर्यन और ईशान गांव बरेली गए थे जो कि बिहार के सोलंकी जिले में पड़ता है। दरअसल ईशान की बहन की शादी थी इस बार। तीनों ही काफी अच्छे दोस्त थे जिस कारण ईशान ने बहुत जोर डाला था दोनों को शादी में आने के लिए। तो ठीक आर्यन और विपुल दोनों ही ईशान के गांव पहुंचे। अक्टूबर का महीना था। शादी से 5 दिन पहले ही दोनों ईशान के गांव पहुंच गए। आर्यन गांव पहुंचने के साथ ही अपने मजाकिया ढंग में आ गया। आर्यन जो कि वैसे ही बहुत शरारती था, लेकिन इस बार गांव में तो उसे खुली छूट भी मिल गई थी। ईशान कई बार आर्यन को गांव में खतरनाक हरकतों को करने से बचाता, जैसे कि कई बार आर्यन हाई स्कूल के पीछे वाले जंगलों में चला जाता। वो पूरे दिन घर से गायब ही रहता, कभी किसी की बात नहीं सुनता और तो और रास्ते पर पड़े नींबू मिर्ची को पैरों से जानबूझकर कुचल देता। लेकिन दोस्तों ये हरकतें आर्यन पर किस कदर कहर ढालने वाली थी उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। शादी तक आर्यन के साथ सब कुछ ठीक चला। प्रोग्राम को भी आर्यन ने बड़े मजे से एंजॉय किया। शादी भी खत्म हो गई। 2 दिन बाद आर्यन और विपुल को वापस लौटना था। एक शाम किसी को आर्यन कहीं नजर नहीं आया। आर्यन सुबह से ही मुकेश चाचा की बाइक लेकर निकला था, लेकिन वो अब तक लौटा नहीं था। उस गांव में आर्यन की सबसे पसंदीदा जगह वही हाई स्कूल के पीछे का जंगल था। खैर ईशान को इस बात का पता था कि जरूर आर्यन वहीं गया होगा, इसीलिए ईशान अपने दोस्त विपुल के साथ ठीक उस हाई स्कूल के पीछे वाले जंगल के पास गया। ईशान ने वहां पहुंचकर पाया कि आर्यन एक पेड़ पर बड़े आराम से बैठा किसी से फोन पर बातें कर रहा था। यह देखकर ईशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ईशान दौड़ता हुआ उसके पास गया और उससे बोला, आर्यन ये क्या हरकत है? इस तरह अकेले अंधेरे में तुम्हें यहाँ सुनसान इलाके में बैठे हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? आर्यन तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और बोल पड़ा, अरे मैं तो भूल ही गया था कि शाम हो गई। अरे वो दरअसल मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था जिससे काफी समय से मेरी बात नहीं हुई। देखो कब अंधेरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आज मुझे उसका नंबर कहीं से मिल गया तो बातें करते करते देर हो गई। वैसे तुम लोग इतने डरे हुए हालात में क्यों लग रहे हो? और ईशान तू किस डर के बारे में कह रहा था? मुझे किस चीज का डर होना चाहिए? ईशान ने कहा, अरे छोड़ रहने दे, अगर अब बात खत्म हो गई तो घर चलें। दोस्तों बातें एक तरफ थी, लेकिन फिर भी आर्यन लगातार ईशान को फोर्स करने लगा। आर्यन को यह तो पता था कि ईशान जरूर भूत प्रेतों की बातों को लेकर बैठेगा। ईशान भी गुस्से से बोल पड़ा, तू यहाँ आसपास देख, तुझे कोई भी यहाँ नजर आ रहा है? तुझे कुछ मालूम भी है? तू इस गांव के बारे में जानता ही क्या है? लोग यहाँ पोखरे और इस जंगल के पास आने से झिझकते हैं, खासकर दशहरा के समय जब गांव में चुड़ैल और डायने बस अपने शिकार की तलाश में होते हैं। तुझे बिल्कुल पता नहीं है
अभी तेरे और मेरे आसपास भी कई विलुप्त और खतरनाक आत्माएं होंगी जो कि बस पल भर का इंतजार करती हैं, बस तेरी एक गलती का। तुझे मालूम भी नहीं चलेगा इसके तुरंत बाद ही तेरी जिंदगी कब मौत के करीब चली जाएगी। दोस्तों, ईशान की बातें सुनकर आर्यन जोरों से हंसने लगा और हंसते हुए बोल पड़ा, ये भूत प्रेत बस तुम लोगों की समझदारी की बात है। मैं इन सब चीजों से नहीं डरता, उल्टा मैं तो इनको अपनी उंगलियों पर नचाता हूं। अगर यहाँ आसपास किसी आत्मा या प्रेत में दम है तो मेरे सामने आकर मुझे टक्कर देकर दिखाए। दोस्तों, आर्यन मुस्कुराता हुआ और जोरों से चिल्लाता हुआ जंगल में बहुत देर तक भूत और पिशाचों को गाली देने लगा। दूसरी तरफ ईशान लगातार आर्यन को समझाता रहा, उसे रोकता रहा, पर आर्यन अपनी बहादुरी दिखाने से बाज आए तब ना। बड़ी ही मुश्किल के बाद ईशान और विपुल ने किसी तरह आर्यन का मुंह बंद किया। वो तीनों वापस मुड़ ही रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। पेड़ों और झाड़ियों की हिलने की आवाजें जैसे कि पूरे जंगल में गूंज रही थी। ईशान ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और आर्यन को दे दिया। उससे कहा कि तू इससे अपना मुंह ढक ले वरना बेमौत मारा जाएगा। एक तरफ हवाएं काफी तेज चल रही थी, तीनों का हिलना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। वो लोग किसी तरह बाइक स्टार्ट करके निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी हल्का नीले रंग का था, उसके बाल सिर से पैरों तक लंबे थे। वो आदमी एक समान लगातार खड़ा रहा जैसे कि वो उन तीनों को जंगल से बाहर नहीं देना चाहता हो। ईशान उसे देखकर समझ चुका था कि ये जरूर कोई प्रेत है जो कि आर्यन के ललकारने से हम सबके सामने आया है। अक्सर गांव के किसी आदमी के अंदर इतनी हिमाकत बिल्कुल नहीं होगी जो कि इस जंगल के नजदीक भी आ सके, लेकिन फिलहाल जो सामने खड़ा था वो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ईशान तुरंत बाइक से नीचे उतरा। उसने विपुल और आर्यन को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन आर्यन एकटक वहीं खड़ा रहा। उसका बस एक ही सवाल था, आखिर मैं क्यों भागूं, जबकि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर सामने खड़ा आदमी किसी जिंदा लाश की जैसा था, जिसके चेहरे का भाव एकदम शून्य था। कहने को तीनों काफी डरे हुए थे, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहा। ईशान और विपुल दोनों जंगल के भीतर जा चुके थे। वो तीनों एक पेड़ के ऊपर लटक कर चुपचाप बैठ गए। उस वक्त शाम ढल चुकी थी, रात का माहौल था। अब अगर ये लोग कुछ समय में जंगल से बाहर नहीं जाते तो आज की रात इन्हें यहीं बितानी पड़ जाती। दूसरी तरफ आर्यन अब भी वहां किसी मूर्ति की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों ने जो कुछ भी देखा उनके पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि बड़ी दूर से सफेद साड़ी में कुछ औरतें धीरे धीरे उसी तरफ चलकर आ रही थी जिस तरफ ईशान ने उस नीले रंग के आदमी को देखा था। वो दोनों पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठे कांपते रहे। आर्यन, जो कि अभी कुछ समय पहले इतना हिम्मत वाला बन रहा था, उसका तो डर से बुरा हाल हो रखा था। उसके मुंह से अब एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। पर ईशान को आर्यन की चिंता सताई जा रही थी, इसीलिए ईशान ने हिम्मत कर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया। ईशान विपुल को साथ लिए झाड़ी के पीछे छुप छुपाता आगे बढ़ने लगा। हालांकि ईशान वहीं का रहने वाला था। ईशान ने बस इतना ही कहा, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा ही करना। ईशान ने एक पत्थर को उठाया और सीधा आर्यन की तरफ दे मारा। वो पत्थर जाकर आर्यन के पैरों पर लगा। आर्यन ने तुरंत पीछे की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी नींद से उठा हो। आर्यन चारों तरफ देख रहा था। आर्यन दूर से ही उनकी तरफ चिल्लाता हुआ बोल पड़ा, तुम दोनों आज जंगल में क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना? आर्यन ने तुरंत बाइक स्टार्ट करी और दोनों को आने का इशारा किया। ईशान और विद्युत दोनों आर्यन को देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। दोनों दौड़ते हुए आर्यन के पास आए और चुपचाप बाइक में बैठ गए। वो दोनों काफी डरे हुए थे, लेकिन इस बीच एक बात थी और वो ये थी कि उन दोनों के इतना डरे होने के बावजूद आर्यन ने पूरे रास्ते उनसे एक सवाल नहीं किया। दूसरी तरफ ईशान के दादा, पिताजी और घर के सभी लोग चिंतित थे। घर पहुंचकर ईशान ने हाफते और कांपते हुए किसी तरह उन लोगों को सारी सच्चाई बताई। हालांकि आर्यन को छोड़कर उनके घर वालों और विपुल की तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, लेकिन आर्यन अब भी चुप बैठा हुआ था। उसकी नजरों में मानो कुछ भी नहीं हुआ था। आर्यन चुपचाप जाकर कमरे में सो गया।
थोड़ी ही देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो ईशान आर्यन को कमरे में खाने के लिए बुलाने गया, पर आर्यन तो मानो जैसे बेहोश ही हो गया था। ईशान के लगातार उठाने के बावजूद वो उठ नहीं रहा था। ईशान ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ किसी गर्म लोहे लावे जितना गर्म हो गया था। ईशान भागता हुआ अपने दादाजी के पास गया। ईशान के दादाजी जब आर्यन के पास पहुंचे तो उन्होंने आर्यन के चेहरे की तरफ देखा। दादाजी सब कुछ समझ गए थे। दूसरी तरफ विपुल की तो हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था। दादाजी ने तुरंत ही मंदिर से कुछ राख उठाई और मंत्र पढ़कर आर्यन के माथे पर लगा दिया। आर्यन अभी भी चुपचाप लेटा हुआ था। कुछ भी पूछने पर आर्यन का कोई जवाब नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रात गुजर गई। अगले दिन आर्यन चुपचाप उठा, नहा धोकर अपना बैग पैक करने लगा। सच कहूं तो आर्यन को बड़ा धक्का लगा था, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। विपुल आर्यन से जानने की बेहद कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। बस आर्यन ने इतना ही कहा, घर वापस चलते हैं। पूरे रास्ते आर्यन चुपचाप बैठा रहा। विद्युत के लाख बार पूछने के बाद भी उसने बस इतना ही कहा कि वो अभी भी हमारे साथ है। दोस्तों, ये बात सुनकर विपुल के तो होश ही उड़ गए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर आर्यन ने ये क्या कह दिया। विपुल भी पूरे के पूरे रास्ते चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद विपुल ने एक शब्द नहीं कहा, और तो और उसने इस बारे में तो क्या, किसी भी बारे में कोई बात नहीं की। दोस्तों, घर पहुंच जाने के बाद कुछ दिन बीते। आर्यन चुपचाप रहने लगा। उसे देखकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने माता पिता से बेहद डांट खाई हो। धीरे धीरे आर्यन अजीब हो गया था। आर्यन ने जैसे तैसे 8 और 10 दिन निकाले। फिर एक दिन खबर मिली कि आर्यन रात को तो सोया, लेकिन अगली सुबह नहीं देख पाया। दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए कि आखिर इसकी वजह इन्हीं सब से जुड़ी होगी, लेकिन दोस्तों, इस कहानी के गवाह विपुल और ईशान भी थे। आखिर उनके जरिए ही तो हमें ये कहानी मिली है। दोस्तों, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर सच में कारण क्या रहा होगा। हम तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, आप सब इस कहानी से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो कहानी सुना देता हूं, पर लोगों के अलग अलग जवाबों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा ऐसी ही कुछ रोमांच भरी अलग अलग रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं चलता हूं। बाय बाय।